नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। इस समय देश में जाति की पॉलिटिक्स हो रही है। जाति अस्मिता पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मैग्नेट हो गया है। किसी समय महाराष्ट्र की सियासत को गाइड करने वाले ब्राह्मण हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। बिहार के बाहुबली भूमियारों को किनारे लगाने की बात हो रही है और इसके पीछे भी जाति का ही गणित है। सिंपल मैथमेटिक्स है, बेहद ही सिंपल, जोड़ घटाओ। मोदी के दोस्त और दुश्मन सब जाति का प्रश्न ही सॉल्व करने में लगे हुए हैं। कैसे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। ऐसी तस्वीरें आपने पिछली बार कब देखी थी? शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मातोश्री बंगले से निकलकर सड़क पर जूते मारने आए। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार भी सिल्वर ओक बंगले से निकलकर प्रोटेस्ट करने आए। सिंधुदुर्ग किले में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का गिर जाना मराठी सेंटिमेंट को आहत कर गया। ठाकरे और पवार उसे पॉलिटिकली इनकैश कराने के लिए निकले हैं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे के हाथों में चप्पल है और अब वो जो है सरकार के नेताओं को चप्पल मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं। तो यहाँ पर जूते मारो आंदोलन की शुरुआत अब इन नेताओं द्वारा हो गई है, जो अब इस तरह से महायुति सरकार के नेताओं के बड़े नेताओं को चप्पल मारकर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के टारगेट पर नरेंद्र मोदी हैं। मोदी गारंटी है, जिसकी मोदी गारंटी जिथे हाथ लागेल तिथे सत्यानाश होईल। माफी तुम्ही कोणाकोणाची मागणार? महाराष्ट्र में चुनाव 30% मराठा वोट का सवाल है, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर बवाल है। वहां जो राजकोट पे छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतले का खंडन हुआ तो हमारा हृदय भी छिन्न विछिन्न हुआ। महाराष्ट्र का हृदय छिन्न विछिन्न हुआ क्योंकि महाराष्ट्र की अस्मिता है, महाराष्ट्र का स्वाभिमान है, महाराष्ट्र की आस्था है, उस आस्था को ठेस पहुंची। शिवाजी के नाम पर मराठा वोट के काम पर महाविकास आघाड़ी के नेता मोर्चा बनाकर निकले। महाराष्ट्र की सरकार ने मार्च को मंजूरी नहीं दी, गेटवे ऑफ इंडिया को बंद कर दिया गया। फिर भी उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले और एमवीए के तमाम छोटे बड़े नेता इस मार्च में शामिल हुए। जनता के दिल का मुद्दा है। जनता, महाराष्ट्र की सारी तमाम जनता आहत हुई है। जो भी भ्रष्टाचार हुआ है मूर्ति निर्माण के काम में, पुतला निर्माण के काम में, इसमें जो भी लोग लिपटे हुए हैं उन्हें ढूंढकर उनको सजा देनी चाहिए। यह हमारी सादी मांग है। इस तरह से अगर मगर करके अपोलॉजी, कंडीशनल अपोलॉजी से काम नहीं चलेगा। बात सीधे दिल तक पहुंच जाए, इसके लिए ठाकरे और पवार ने इस प्रोटेस्ट मार्च का नाम दिया जूते मारो आंदोलन। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने नासिक से खास तौर पर 5-5 किलो की कोल्हापुरी चप्पलें तैयार करके मंगाई। इन चप्पलों को शुद्ध चमड़े से बनाया गया। इनको तैयार करने में 2 दिन लगे। 2 मिनट के लिए फोटो खींच गई तो पैसा वसूल हो गया। मुंबई पुलिस ने इनको गेटवे ऑफ इंडिया ले जाने से पहले ही सीज कर दिया। मराठा सेंटिमेंट के लिए शिवाजी से बड़ा और कोई आइकन हुआ ही नहीं। सिंधुदुर्ग की गंभीरता को मोदी ने फौरन समझ लिया था और तुरंत माफी मांग ली थी। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। एनडीए में मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं। मोदी के बाद भला अब कौन माफी मांगेगा? मगर एक माफी पर संतुष्ट होकर बैठ जाने का मतलब राजनीति से भी संन्यास लेकर घर बैठ जाना होता। इसीलिए महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने मोदी की माफी को खारिज कर दिया। चुनाव होने तक मराठा मन को बार बार शिवाजी का स्मरण कराने में ही उनका फायदा है। ये सबके सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस है, ये पूरा देश जानता है, मोदी जी भी जानते हैं, इसलिए तो मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। बात ऐसी है भाई,
मुख्यमंत्री हो, डिप्यूटी सीएम माफी मांग ली, उससे माफी से क्या प्रश्न खत्म होगा समस्या? महाराष्ट्र की जनता की जो भावना है, हाँ, जो चीड़ है, उनको व्यक्त होने दो। क्या हम चुप बैठेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी बड़ी मूर्ति टूट गई, वो भी महाराज के किले 7 महीने में, और हम चुप बैठे? ये जनता महाराष्ट्र की, क्या नामर्द है जनता इस महाराष्ट्र की? तो हमको एक आंदोलन करना है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले इस पूरे मुद्दे को लेकर अलग लेवल पर चले गए। पटोले ने इसमें जाति वाली पॉलिटिक्स घुसा दी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने में जाति कैसे आई, पहले नाना पटोले की पूरी बात सुनिए, फिर इसका मतलब समझाते हैं। हमें पेशवाई का इतिहास पता था, लेकिन पेशवाई की विचारधारा के लोग आज सत्ता में बैठकर वो अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर सकते हैं और महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकते हैं। महाराष्ट्र की जनता को पता नहीं था, अब महाराष्ट्र की जनता को पता हो चल गया है कि ये पेशवाई विचारधारा जो आज भी है, कल भी रहेंगी, और इसलिए ये पेशवाई विचार की सरकार ही महाराष्ट्र से भगाना, यही अब संकल्प महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में करीब 30% वोटर मराठा और कुणबी मराठा है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण वोटर सिर्फ 7% है, यानी 1000 वोटर में 300 वोटर मराठा है, 1000 में केवल 70 वोटर ब्राह्मण है। विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र रीजन में मराठा वोटर का दबदबा है। विदर्भ रीजन में विधानसभा की 62 सीटें हैं, मराठवाड़ा में 46, पश्चिमी महाराष्ट्र में विधानसभा की 70 सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 48 में से 26 सीटों पर मराठा कैंडिडेट जीते। महाराष्ट्र में पिछले 20 मुख्यमंत्रियों में से 12 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से आए। महाराष्ट्र विधानसभा में लगभग 40% विधायक मराठा समुदाय से चुने जाते हैं। जाहिर है, महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी के लिए मराठा वोटर ब्राह्मण वोटर से ज्यादा अहमियत रखता है। पेशवाई में ब्राह्मण वर्चस्व था। शिवाजी के उत्तराधिकारियों ने जब पेशवा बनाए तो पेशवा ने धीरे धीरे सारी शक्ति अपने पास केंद्रित कर ली। मराठा जाति के लोगों को आज भी इसका अफसोस होता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं। सरकार एकनाथ शिंदे की है, पावरफुल फडणवीस हैं। गृह मंत्रालय भी फडणवीस के पास है। नाना पटोले ने वहीं अटैक किया है। फडणवीस जवाब देने आए तो नेहरू और इंदिरा गांधी तक चले गए। ये जो आज आंदोलन हो रहा है, पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया, तोड़ दिया। क्या उसकी माफी कांग्रेस मांगेगी? महाराष्ट्र में दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एक लेवल पर खेल रहे हैं। 31 अगस्त शनिवार को अजीत पवार शिंदे और फडणवीस के साथ नागपुर में थे। तीनों नेता नागपुर में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना मेला में शिरकत कर रहे थे। नागपुर में तीनों नेताओं ने सीट शेयरिंग पर भी बात की। करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली, लेकिन शिंदे और फडणवीस जब संघ मुख्यालय में संघ संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो अजीत पवार उनके साथ नहीं गए। तो अजीत पवार की पॉलिटिक्स क्या है? अजीत पवार बीजेपी के साथ सत्ता साझा कर रहे हैं, लेकिन वो खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जो संघ मुख्यालय नहीं जाता। अजीत पवार पर्दे के पीछे अलग सियासत कर रहे हैं, कैमरे के आगे अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। अजीत पवार दूसरी लाइन क्यों ले रहे हैं? दरअसल महायुति में अजीत पवार की यूएसपी यही है। अजीत पवार का वोट बीजेपी के लिए एडिशनल वोट है। अजीत पवार शरद पवार के कैचमेंट वाला वोट तोड़कर महायुति में लाएंगे, तभी उनको लाने का फायदा है। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ये काम नहीं कर पाए। विधानसभा चुनावों में अजीत पवार के पास दूसरा चांस है। अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के भतीजे बने रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अजीत पवार अपनी हैसियत बनाएंगे, तभी पॉलिटिक्स में सस्टेन कर पाएंगे।
राजनीति में जो होता है वो अक्सर दिखता नहीं है और जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। नीतीश कुमार के आदेश से केसी त्यागी की जगह राजीव रंजन प्रसाद को जेडीयू का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। 2 लाइन की चिट्ठी आई और काम हो गया। न नीतीश कुमार ने कुछ कहा, न केसी त्यागी ने कुछ कहा। केसी त्यागी की भी एक चिट्ठी आई जिसमें उन्होंने सलाहकार के तौर पर हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहने की कसम खाई है। इसके पीछे की बात क्या है? जेडीयू में एक दिन पहले ही भूमिहार वर्सेस अति पिछड़ा हुआ था। केसी त्यागी उसी लार्जर क्लैन से ताल्लुक रखते हैं जिनको बिहार में भूमिहार कहा जाता है, लेकिन केसी त्यागी का अपना भी एक एंगल है। जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में उनके कुछ बयान एनडीए को उलझा रहे थे। केसी त्यागी ने SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी लाइन से अलग बयान दिया। केसी त्यागी लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भी सरकार के अगेंस्ट में बोले। केसी त्यागी ने इजराइल को हथियार सप्लाई रोकने की मांग की थी। केसी त्यागी ने विपक्षी नेताओं के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन भी किया था जिसमें गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले की आलोचना की गई थी। केसी त्यागी पश्चिमी यूपी के नेता हैं, लेकिन लंबे वक्त से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए थे। उनके आने जाने से नीतीश की सेहत पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स में इससे ज्यादा मसाला है। भूमिहार वर्सेस अति पिछड़ा की लड़ाई के पीछे भी यही जाती है। बिहार में भूमिहार केवल 2.86% है और अति पिछड़ा की आबादी 36% से अधिक है। नीतीश कुमार की पार्टी को अति पिछड़ी जातियों में अपनी पैठ बढ़ानी है, इसीलिए अशोक चौधरी आगे किए गए। नीतीश कुमार की मर्जी के बिना ऐसा हो जाए यह संभव ही नहीं है। केवल 2.86% होने के बावजूद बिहार से 2 पावरफुल केंद्रीय मंत्री भूमिहार हैं। बीजेपी ने गिरिराज सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया तो जेडीयू ने ललन सिंह को कैबिनेट रैंक दिलाया। बिहार के कोटे से अति पिछड़ा समाज के केवल 1 मंत्री हैं। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर केंद्र में राज्य मंत्री हैं। 36% आबादी और केंद्र में केवल 1 राज्य मंत्री। इसका रीएडजस्टमेंट होना है। नीतीश कुमार पहल करेंगे तो फायदे में रहेंगे। बिहार की नीतीश कुमार सरकार में भी भूमिहार नेताओं का दबदबा है। नीतीश की कैबिनेट में 2 पावरफुल मंत्री भूमिहार हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और जेडीयू के विजय चौधरी। जेडीयू में भूमिहार वर्सेस अति पिछड़ा का डिबेट शुरू करने वाले अशोक चौधरी दलित जाति पासी से आते हैं। पासी समाज के नेता के तौर पर अयोध्या वाले अवधेश पासी स्थापित हो चुके हैं। अशोक चौधरी असल में अवधेश पासी की काट हैं। राजनीति का कोई ठिकाना नहीं है कि तुम जूता गौन कपड़ा पहनो और हाईकोर्ट में जाके प्रैक्टिस भी करो। मैं क्या कहा, मेरा भाव था कि हम भूमिहारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने ये भी कहा कि मैं अपने बेटी का ब्याह किए हैं भूमिहार में। तो ये तो हम समाज के प्रति अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं? अशोक चौधरी का और भूमिहारों का कोई झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। अशोक चौधरी बिहार के पूर्व IPS किशोर कुणाल के समधी हैं। किशोर कुणाल भूमिहार हैं। वो पटना में महावीर मंदिर ट्रस्ट चलाते हैं। उनके बेटे से अशोक चौधरी की बेटी शांभवी की शादी हुई है। शांभवी समस्तीपुर लोकसभा सीट से LJP के टिकट पर सांसद चुनी गई हैं। पूरे समीकरण को देखें तो लगता है कि नीतीश कुमार ने सही आदमी चुना और सही बयान दिलवाया। शॉर्ट टर्म में अशोक चौधरी का बयान भले ही उल्टा लगे, लॉन्ग टर्म में नीतीश का फायदा ही है। नीतीश की पार्टी ने RJD से अलग हुए श्याम रजक को हाथों हाथ ले लिया और झटपट अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और जमा खान की मौजूदगी में श्याम रजक जेडीयू के हो गए। श्याम रजक धोबी समाज के नेता हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी पार्टी की ओवरहॉलिंग कर रहे हैं उसमें श्याम रजक एकदम फिट बैठते हैं। चूंकि हमको काम करना है और नीतीश कुमार ऐसे नेतृत्व करता है जो काम में विश्वास करते हैं। समाज के जो सबसे पीछे दिन रहे, जो देश की आजादी के 75 साल के बाद भी जो कुढ़ रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि उनके साथ जुड़ करके उनकी आकांक्षाओं को अपेक्षाओं में परिवर्तित करूं। तेजस्वी यादव बिहार में अलग से जाति वाली चिंगारी सुलगा रहे हैं। उनकी पार्टी पिछड़ा और अति पिछड़ा आरक्षण बढ़ाने की डिमांड लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। तेजस्वी कहते हैं कि जब वो डिप्टी सीएम थे तो बिहार की सरकार ने आरक्षण की सीमा 65% करने का प्रस्ताव पास किया था। नीतीश कुमार सरकार ने अब वो फाइल धूल में फेंक दी है।
जब हम लोग गिनती की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये बांटने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, तेजस्वी, ये लोग जात को लड़ाना चाहता है। मेरा सवाल है, जो लोग हम पे सवाल खड़ा करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। कोई लोग नाम लिखते हैं, अपने नाम के आगे सरनेम बोला जाता है। कोई लोग मिश्रा लिखता है, कोई लोग तिवारी लिखता है, कोई लोग यादव लिखता है, कोई लोग सिंह लिखता है, कोई लोग श्रीवास्तव लिखता है, कोई लोग पाल लिखता है, कोई लोग दास लिखता है, कोई लोग कुशवाहा लिखता है। ये क्या तेजस्वी ने, लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया? पहले से ही बांटने का काम किसने किया? किसने यादव बनाया, किसने मिश्रा बनाया, किसने दास बनाया, किसने कुशवाहा बनाया? हम तो वो बात कर रहे हैं, चाहे सिंह हो, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे पाल हो, दास हो, यादव हो, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, अति पिछड़ी जाति के लोग हो, दलित हो, आज उनकी स्थिति क्या है जरा ये पता करो। 27% पिछड़ा और 36% अति पिछड़ा। बिहार में 63% का यह सॉलिड वोट बैंक राजनीति का सबसे बड़ा इंजन है। दूसरा इंजन 17% मुस्लिम वोट है, जिसे लेकर बिहार में एक नई चुनौती खड़ी हो रही है। कम से कम 40 विधानसभा सीटों पर मुसलमान समाज के काबिल लोगों को चुनाव लड़ाने का ऐलान पहले से किया गया है और ये जो जनसुराज में पहले से अन्य वर्गों के लिए बात कही गई है उसके अनुरूप है, ये कोई अलग नहीं है। आरजेडी के लोग जो पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी और आपके जरिए भी कह रहा हूं। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जनसुराज के लोग आएंगे, वो मुसलमान अगर उनको वोट देगा तो वोट बटेगा, तो मैं उनको कह रहा हूं कि जहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार आपके जीते हुए हैं, आप खड़ा करो मुस्लिम उम्मीदवार। हम वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहां हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 वर्ष से, उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट देके दिखाओ। राजनीति में हमेशा कुछ कहा जाए ये जरूरी नहीं, कुछ बातें बिना कहे समझा दी जाती हैं। चिराग पासवान जब होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही सारी कहानी कह देती है। केंद्र में मंत्री बनने के बाद चिराग अपनी अलग लाइन ले रहे थे। जाति जनगणना से लेकर लेटरल एंट्री तक चिराग ऐसे बयान दे रहे थे जिससे सरकार असहज हो रही थी। इसी बीच चिराग के चाचा पशुपतिनाथ पारस और चिराग के चचेरे भाई प्रिंस से अमित शाह की मुलाकात हुई। पशुपतिनाथ पारस से गृहमंत्री की मुलाकात के फौरन बाद सब कुछ पटरी पर आ गया। चिराग को अब फिर से गाइडेंस मिलने लगी है। राजनीति में इसी तरह संतुलन चलता रहता है। हरियाणा के चरखी दादरी में बीफ खाने के शक में हुई पिटाई और इसी तरह के दूसरे आरोप में ट्रेन के अंदर पिटाई से हरियाणा का माहौल गर्म हो रहा है। चुनाव से ठीक पहले हुई ऐसी घटनाओं से विरोधी पार्टियों को मौका मिला है, लेकिन इससे बीजेपी को नुकसान होने की आशंका नहीं है। वोट गणित में बीजेपी का नफा ही है। हरियाणा में मुस्लिम वोट 7% से थोड़ा ज्यादा है। हिंदू आबादी 87% से अधिक है। कम्युनल लाइन पर वोटों का पोलराइजेशन हुआ तो बीजेपी का फायदा ही फायदा है। लोकसभा चुनावों में हरियाणा में धर्म नहीं, जाति के आधार पर वोट पड़े थे, जिसमें बीजेपी को नुकसान हो गया था। विधानसभा चुनावों में इसे फिर से धर्म की लाइन पर लाने की कोशिश हो रही है। गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। चरखी दादरी का इलाका वही है जहां किसान धरने पर बैठे हैं और विनेश फोगाट उनका सपोर्ट कर रही हैं।
गाय के सवाल पर बीजेपी संतुलन बना रही है।